सुगंधा बहुत ही गरीब औरत थी जिसका एक ही बेटा पवन था। अब वो अपने बेटे पवन की शादी करके अपनी बहू को घर ले आती है और गृह प्रवेश करवाते हुए उससे कहती है, इस घर में तुम्हारा स्वागत है बहू। इस घर को अपना ही घर समझो। अब से तुम इस घर की लक्ष्मी हो और अब इसकी देखभाल भी तुम्हें ही करनी है बहू। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन माँ जी, मेरे पिताजी ने मेरा रिश्ता पवन जी के साथ तय कर दिया। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों का घर इतना छोटा है। बहू, ससुराल छोटा या बड़ा नहीं होता। तुम हम लोगों को जितना अपना मानोगी, तुम्हें ये घर भी उतना ही अपना लगेगा। घर का साइज तो बस कहने की बात होती है। माँ जी, जैसा आप ठीक समझें। आरती पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसके पिता को अक्सर बुखार और जुकाम की शिकायत रहा करती। कुछ दिनों में ये शिकायत बढ़ने लगी। उन्हें खुद ही नहीं पता था कि वो इस दुनिया में कितने दिन के मेहमान हैं। इसलिए उन्होंने पवन नाम के समझदार लड़के के साथ आरती की शादी करा दी थी। आरती ने अपना ससुराल नहीं देखा था क्योंकि उसे अपने पिता पर भरोसा था। अब आरती अपने कमरे में बैठी थी और तभी उसने खुद से कहा, ये क्या? मेरे पिताजी ने मुझे कहाँ फंसा दिया? इस छोटे से घर में फंसा दिया। मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी यहाँ रहना तो बहुत मुश्किल है। आरती खुद से ये बात ही कर रही थी कि तभी वहाँ पर पवन आ जाता है और उसकी सारी बातें सुनने के बाद वो कहता है, आरती जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम बहुत मेहनत करेंगे और एक बड़ा सा घर खरीदेंगे आपके लिए। उसके बाद आपको अपने पापा की पसंद ना अच्छी लगेगी और आपको गर्व होगा कि आपके पापा ने आपके लिए एक अच्छे इंसान को चुना है। पवन के चेहरे की मुस्कान और उसके आत्मविश्वास को देखकर आरती को बहुत ही अच्छा लगता है। उसे समझ में आता है कि क्यों उसके पिता ने पवन जैसे लड़के का ही चुनाव किया। अगले दिन आरती की पहली रसोई थी, पर बहुत ही तेज गर्मी भी पड़ रही थी। आरती अपनी रस्म करने के लिए रसोई में जाती है और चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में बेचारी पसीने से तरबतर हो जाती है। यहाँ तो इस छोटी सी रसोई में कोई खिड़की भी नहीं है जो ये धुआं बाहर निकल जाए। कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। मुझसे तो ये गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। ऐसे तो मैं खाना बनाने से पहले ही बेहोश हो जाऊंगी। आरती बहुत ज्यादा परेशान थी। जिसके बाद वो स्टोव और कुछ बर्तन उठाकर घर के आंगन में ले आती है और वहीं बैठकर खाना बनाने लगती है। तभी सास सुगंधा आकर उससे कहती है, बहू, ये क्या कर रही हो? आज आंगन में बैठकर खाना बना रही हो? रसोई में खिड़की तक नहीं है, पंखा तो दूर की बात है। अगर मैं वहाँ खाना बनाती तो थोड़ी ही देर में मेरा ही तंदूर बन जाता। मैं उस रसोई में खाना नहीं बना सकती। माना तुमसे उस रसोई में खाना नहीं बन रहा होगा, इसीलिए तुमने आंगन में ही रसोई बना दी। शादी ब्याह का घर है, मेहमान आएंगे तो क्या सोचेंगे? माँ जी, रिश्तेदारों को जो सोचना है सोचने दीजिए, लेकिन अब हमारे घर की रसोई आंगन में रहेगी जब तक गर्मी आए। जिसके बाद सुगंधा भी अपनी बहू की जिद के आगे कुछ नहीं कहती और सभी लोग आंगन में बैठकर ही खाना खाने लगते हैं। माँ, इस आंगन में जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, कितना मजा आ रहा है। और खाना तो स्वादिष्ट लग रहा है ऐसे में। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। बहू, वैसे तूने सच में खाना बहुत अच्छा बनाया है। ले, तेरी पहली रसोई का शगुन। ये पैसे अपने पास रख ले। सुगंधा ने आरती को शगुन दिया और आरती ने उसे अपने पास रख लिया। जिस पर आरती ने कहा, माँ जी, इस आंगन में भी दोपहर के समय सीधी धूप पड़ेगी और दोपहर में मुझसे खाना नहीं बनाया जाएगा। क्यों ना मैं दोपहर का खाना भी अभी बना के रख दूं? ये कैसी बात कर रही है बहू तू? हम दोपहर में बासी खाना थोड़ी ना खाएंगे। हम गरीब लोग तो कमाते ही खाने के लिए हैं। अगर हम वो भी बासी खाएंगे तो कैसे चलेगा? पर माँ जी, आप समझिए, इतनी गर्मी में मैंने आंगन में रसोई तो बना दी, लेकिन फिर भी बार बार इस स्टोव को जलाकर खाना बनाना बहुत मुश्किल है। सुगंधा और पवन आरती की मजबूरी को समझ जाते हैं। वो इन सब चीजों की आदत में जो नहीं थी, वो जल्द ही एडजस्ट करना भी सीख जाएगी। ये सोचकर अब सुगंधा और पवन दोपहर के समय बासी खाना खाने लगते हैं, जो कि सुबह को बनाकर रख दिया जाता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन सुबह सुबह ही तेज धूप पड़ने लगी। आरती गर्मी में झुलस रही थी। कितनी तेज गर्मी पड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये गर्मी जान लेकर ही मानेगी। इस आंगन में भी तेज धूप आ रही है। बेचारी को इतनी गर्मी लग रही थी कि वो किसी से कुछ कह भी नहीं पाती। ऐसे ही गर्मी का तो ये एक महीना गुजर जाता है और तेज गर्मी में धूप से लू भी चलने लगती है, जिससे आरती का और भी ज्यादा बुरा हाल हो चुका था। थोड़ी ही देर में सुगंधा और पवन आकर देखते हैं कि आरती आंगन में ही बेहोश पड़ी हुई है। माँ देखो ना, आरती जी को क्या हो गया? ये बेहोश हो गई। पवन बेटा, बहू को उठाओ जल्दी से और अस्पताल लेकर चल। मुझे लगता है गर्मी में बहू को चक्कर आ गए होंगे।
ये हमें कई दिनों से शिकायत भी कर रही थी, पर हमने इसकी बात पर गौर नहीं किया। भगवान, मेरी बहू को कुछ नहीं होना चाहिए। अब पवन और सुगंधा आरती को लेकर अस्पताल जाते हैं, जहां डॉक्टर उसकी जांच करने के बाद बताते हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है, आरती जी माँ बनने वाली है। इस हालात में ऐसा हो जाता है और तबीयत भी बिगड़ जाती है। लेकिन मुझे लगता है शायद इनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती होगी, इसी कारण ऐसा हो रहा है। और शायद वो चिड़चिड़ी भी हो जाती हो। एक काम कीजिएगा, उन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और उन्हें ना थोड़ा संभाल के रखिएगा, क्योंकि गर्मी के कारण बहुत लोगों को दिक्कत हो जाती है और इनको देखकर लगता है कि इनको ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशन ना है बच्चे में, इसीलिए आप इनका ध्यान सही से रखिए। वाह डॉक्टर, ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। भगवान, मेरी बहू और उसकी खुशियों को किसी की नजर न लगे। अब वही गर्मी वाले दिन, वही आंगन में रसोई। उस डॉक्टर के क्लिनिक में कम से कम ढंग का पंखा और कूलर तो था। कितना अच्छा लग रहा था वहाँ मुझे। अब जैसे आरती अपने घर आती है तो वो देखती है कि उसके आंगन में रसोई नहीं थी। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। माँ जी, ये क्या? मैं कुछ दिन यहाँ पर नहीं थी तो आपने आंगन में से रसोई हटा ली। मैंने आपको बताया था ना कि मैं उस बंद रसोई में बैठकर खाना नहीं बनाऊंगी। मेरा दम घुटता है वहाँ। आरती ये बोलकर स्टोव और बाकी के बर्तन लेने जैसे ही रसोई में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक छोटा सा पंखा लगा हुआ है, जिससे ठंडी ठंडी हवा आ रही है। जैसे वो अपने कमरे में देखती है तो वहाँ एक सेकंड हैंड कूलर पुराना जो था वो भी लगा हुआ था। ये सब देखकर वो बहुत ही हैरान होती है और वापस आते हुए पवन और सुगंधा से कहती है, ये सब कैसे हुआ? आप लोग ये पंखा और कूलर कब लेकर आए? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे। आरती ने इतना बोला ही था कि तभी आरती की नजर अपनी सास के हाथों की चूड़ियों पर जाती है, जो उसके हाथों में अब नहीं थी। ये देखकर आरती ने कहा, आपने मेरे लिए अपने हाथों की चूड़ियाँ बेच दी। पर माँ जी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? तू हमारे घर को एक पोता या पोती देने वाली है और हम तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं क्या? मैं तो पुराने जमाने की थी जो हर तरह के हालातों में एडजस्ट कर लेती थी, लेकिन तुम मेरे जमाने की नहीं हो बेटी। अगर तुमसे इस गर्मी में काम नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। आरती जी, वो माँ ने मुझे अपने हाथों की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ थी ना सोने की, वो दे दी और मैंने जाकर सुनार के पास उसे गिरवी रख दिया और इतने पैसे आ गए कि एक सेकेंड हैंड कूलर खरीद सके और एक नया पंखा ला सके, जिससे आपको गर्मी ना लगे और आप आराम कर पाओ। और हाँ, कुछ दिनों में मिस्त्री आकर रसोई की खिड़की भी बड़ी कर देगा, जिसके बाद आपको परेशानी नहीं होगी। ये सब बातें सुनने के बाद आरती को एहसास होता है कि वो कितनी गलत थी, जो बेकार में अपने पति और सास को उल्टा सीधा बोला करती थी। उसने अगले महीने में ही अपने ससुराल में आफत मचा दी थी और आंगन में रसोई लाकर रख दी थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पति और सास से माफी मांगते हुए कहा, पवन जी, सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों को गलत समझा। मुझे ऐसा लगा था कि मेरे पिताजी मुझे गलत हाथों में सौंप रहे हैं, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं यहाँ नई नई आई थी और मैं आंगन में रसोई लेकर बैठ गई, पर आपने मुझसे तब भी कुछ नहीं कहा और आंगन में बैठकर ही खाना खाया, ताकि मुझे ऐसा न लगे कि मैं अकेली ही आंगन में बैठकर धूप में जल रही हूँ। कोई बात नहीं बहू, भगवान ने मुझे एक बेटा ही दिया था। तुझे पाकर ऐसा लगा कि अब बेटी भी मिल गई। अब जल्दी से एक प्यारी सी पोती को जन्म दे दे, ताकि इस घर में एक और लक्ष्मी आ जाए और सब कुछ बस अच्छा ही हो। अब आती है ऐसे ही ध्यान रखने की बारी और ससुराल में वो एडजस्ट करना सीख जाती है और घर से ही छोटे मोटे काम करने लगती है। घर की आर्थिक स्थिति में भी अब सुधार होने लगता है। अपने परिवार की मदद करने के बाद वो 9 महीने के बाद एक प्यारी सी बेटी पायल को जन्म देती है। पायल के आने से अब परिवार वालों की किस्मत ही बदल जाती है। पवन की एक अच्छी नौकरी लग जाती है और पवन एक छोटा सा सेकंड हैंड एसी भी ले आता है और अब लोगों को दोबारा से आंगन में रसोई रखने की नौबत नहीं आती, बल्कि वो अपना पुराना स्टोव हमेशा ही रखा करते। हालांकि जब कभी बारिश हुआ करती तो मौसम का लुत्फ उठाने के लिए आंगन में रसोई सजाई जाती और वहाँ पर पकौड़े बनाए जाते और मौसम का मजा उठाया जाता। अशोक की माँ जानकी ने कुछ ही महीने पहले अशोक की शादी गांव की लड़की से की थी, जो अशोक को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब अशोक अपनी पत्नी से दूर दूर रहा करता। एक रोज हॉल में बैठी जानकी अपनी बहू भावना को देखकर उससे पूछती है, अरे बहू, क्या बात है? इतनी उदास क्यों है? सब ठीक तो है ना?
लल्ला ने कुछ कहा है क्या तुझे? माँ जी वो कुछ कहते ही तो नहीं है, उन्होंने तो शादी वाले दिन से मुझसे बात तक नहीं की है। लेकिन ऐसा क्यों? तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? आने दे उस नास पीटे को, मैं पूछती हूँ। अब देर शाम, अब जब अशोक अपने ऑफिस से घर लौट कर आता है तो जानकी अपने बेटे अशोक से कहती है, अरे आ गया लल्ला तू, क्या बात है, मुंह क्यों लटका है तेरा? अरे कुछ नहीं माँ, सब ठीक है। वैसे आपने खाने में क्या बनाया आज? अरे बहू से पूछ ले, उसने ही बनाया है जो भी बनाया है। मुझे भूख नहीं है, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। सुबह ऑफिस भी जल्दी जाना है। हाँ, अगर आप खाना बनाओ तो जल्दी बना देना। अशोक रुक, ये क्या बात हुई कि खाना नहीं खाएगा? और तेरे और बहू के बीच में ये सब क्या चल रहा है जो मुझे नहीं पता? माँ आप जानती है, मैंने आपको ये कहा था कि ये शादी मेरी पसंद की नहीं हो रही है और आप इसके आगे की जिंदगी के लिए मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। बेटा, इससे तेरी शादी हुई है, ये तेरी पत्नी है, तू इसे ऐसे कैसे कुछ भी बोल सकता है? माँ ये आपका ही किया धरा है, तो आपके साथ इसे भी ये सब भुगतना पड़ेगा। इतना बोलकर अशोक अपने कमरे में चला जाता है और जानकी अपनी बेबस खड़ी बहू को देखती रह जाती है। अब अगली सुबह अशोक ऑफिस पहुंचता है। तभी उदास अशोक को देखकर उसका दोस्त मोहित अशोक से कहता है, और बता क्या हाल है तेरे? आजकल थोड़ा उदास सा रहने लगा है, घर में कोई प्रॉब्लम है? नहीं सब ठीक है, मुझे काम करने दे, तू जा यहाँ से, अपना काम कर। यार अपने दोस्त से क्या छुपाना, शायद मैं तेरी कोई मदद कर पाऊँ। अच्छा तो तू करेगा मेरी मदद? तो सुन, मुझे ना मेरी गांव वाली पत्नी पसंद नहीं है, तो क्या तू मेरे साथ सुहागरात मनाएगा? ये तो कैसी बातें कर रहा है, पागल है क्या? यार ऐसे उदास रहने से क्या होगा? मैं तेरी एक मदद तो कर सकता हूँ, वो ये है कि तू बिना बीवी के ही सुहागरात बना सकता है। दिमाग तो ठीक है ना तेरा? बिना बीवी के क्या मैं रशियन ले आऊं? एकदम राइट, बीवी नहीं तो रशियन ही सही। और फिर क्या, तू रशियन लाके देगा? अरे तू टेंशन छोड़ दे, अब बस तू रशियन के ख्वाब देख। अब देर शाम तो अशोक घर आ जाता है, लेकिन अगले ही दिन जब वो ऑफिस पहुंचता है तो देखता है एक सुंदर सी लड़की अशोक के बॉस के कैबिन में खड़ी है। ये तो इंडियन नहीं लगती, ये बाहर से आई हुई रशियन लगती है। हैं? क्या बोला मैंने? रशियन? सच में ये तो रशियन है। दोस्त हो तो ऐसा, वरना काटने के लिए तो बहुत दोस्त मिलते हैं। यार सच में तू देवता है, तू महापुरुष है, तू तो भगवान है यार। सच में तेरे जैसे दोस्त को ना मैं अपना दिल तो क्या, अपनी किडनी, फेफड़ा, गुर्दा, अब मैं तो अपना ना बस सब कुछ दे दूंगा यार। तूने जीत लिया है मेरा भाई, तू जीत चुका है यार। अरे लेकिन हुआ क्या, बता तो। मैंने तेरे लिए ऐसा भी क्या कर दिया जो तू इतना पागल हुआ जा रहा है? यार शर्म आ रही है मुझे बताने में, तू खुद समझ जाना यार। चुप करके बता दे, मुझे और भी काम है। वो जो रशियन तू मेरे लिए लाया ना, वो बहुत ही प्यारी है, लेकिन तू कितनी देर के लिए लाया है? मैं क्या ऑफिस की छुट्टी ले लो? बोल के आता हूँ अभी छुट्टी के लिए। शांत शांत, तुझे किसने कहा कि उस विदेशी रशियन को तेरे लिए बुलाया था? अबे कल ही तो तूने कहा था ना कि ये वो। अब ज्यादा मत बोल भाई, देख कितनी देर के लिए आई है ये बता ना। अबे चुप हो जा, नहीं तो अभी कैबिन से लात मार के बाहर निकाल दूंगा। वो रशियन ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि यहाँ काम करना ही है, बतौर ट्रांसलेटर। चलता हूँ, मुझे मेरे बॉस का कॉल आ रहा है। हेलो हेलो सर, हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। रुक, अब देख अभी कैसे तेरी उससे दोस्ती करवाता हूँ। यार तुझे तो मैंने क्या कुछ नहीं समझा, अबे तू तो देव मानुस निकला भाई। चल मैं ना इंतजार करता हूँ और थोड़ा ना इम्प्रेशन भी जमाता हूँ। अब करीब 15 दिन बाद अशोक और उसके ऑफिस में आई रशियन डायना की बातचीत होती है और धीरे धीरे ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है ये दोनों को भी पता नहीं चलता। एक रोज डायना अशोक से कहती है, हम तुम्हारी मम्मी से मीट करना चाहती है, तो क्या तुम हमको अपना मम्मी से मिलवाएगा? या श्योर, लेकिन ना शादी के बाद। अब अशोक जल्द ही अपनी मीठी मीठी बातों में डायना को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद अशोक उसे घर ले आता है। बहू क्या कर रही है? खुद का काम बढ़ाने में लगी है क्या? क्या इशारे कर रही है बहू तू? माँ देखो मैं किसे लाया हूँ घर। जानकी, ये देख रही है तेरे बेटे की बीवी के होते हुए भी ये दूसरी औरत उठा लाया, वो भी विदेशी। राम राम, ये सब क्या है अशोक? तूने दूसरी शादी कर ली? मैंने पहली शादी मानी ही कब थी जो आप कह रही हो कि मैंने दूसरी शादी की है? अरे यही तो मेरी पहली पत्नी है, डायना जी। अशोक एक रशियन को शादी करके लाया है, इसके सारे मोहल्ले में खबर हो जाती है और हर कोई जानकी और उसके बेटे को हीन निगाहों से देखने लगते हैं। और इधर भावना इस बात से अंदर ही अंदर घुट रही होती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक रोज विमला जानकी
के घर आती है। लोग तेरे और अशोक के बारे में क्या क्या कह रहे हैं? अरे ये तो मुझे भी जानना था, लेकिन कांता कह रही थी एशियन को कितने में लाया। वो एशियन नहीं, रशियन कह रही होगी। ये लोग गलत धंधा करते हैं, बस तू इतना समझ जा, जिसकी वजह से लोग तेरे घर के लोगों को इतनी हीन निगाहों से देखे जा रहे हैं। मैं किसे समझाऊं, तू बताना। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इतना बड़ा नास पीटा और नालायक निकलेगा। मैं तुझे और तेरी बहू का दुख समझ सकती हूँ, लेकिन अब तू कर भी क्या सकती है? अपनी बहू भावना को उसके घर भेज दे अब। डायना भी यहाँ रहकर अशोक को समझ चुकी थी कि वो कैसा इंसान है। उसकी बीवी सुंदर नहीं थी, इसलिए उसने डायना से शादी की और वो उससे बात तक नहीं करता था। ये सब देखकर डायना खुद से कहती है, लगता है हमको यहाँ से गोइंग हो जाना चाहिए। देखो बेटा, मुझे नहीं पता कि तू मेरी बात समझ भी पा रही है या नहीं, कुछ तेरे अल्ले पल्ले पड़ रहा है या नहीं, लेकिन ये सब तुम गलत कर रही हो। मेरे बेटे की गलती है उतनी ही तुम्हारी भी है। या आई नो मम्मी। अब ये सब बातें हो ही रही होती हैं, तभी जानकी के घर के सामने लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और वो जानकी की विदेशी बहू डायना को यहाँ से जाने के नारे लगा रहे होते हैं। जानकी जी, आपने बहुत इज्जत कमाई है, लेकिन आपके बेटे ने जो किया वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। आप इस औरत को यहाँ से निकालिए। जी हाँ, अभी इसे यहाँ से जाना होगा। ये अगर यहाँ से नहीं गई तो हमें मजबूरन इसे यहाँ से निकालना होगा। अरे बहनों, देखिए मैं अपने बेटे की गलती के लिए माफी मांगती हूँ। ये बातें चली रही होती है, तभी एक पत्थर जो अशोक को किसी ने भीड़ में मारा था, उसे भावना अपने ऊपर ले लेती है और उसे चोट आ जाती है। ये देख अशोक को भी लगता है कि जो उसने किया वो वाकई सही नहीं था। भावना, तुम ठीक तो ना? तुम्हें लगी तो नहीं ना? रुक जाइए आप लोग, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप लोग इनके फैमिली को चोट मत पहुँचाइएगा। इतना बोलकर सबसे विदा लेकर डायना भी चली जाती है और ये सब देखकर अशोक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो भावना की तरफ देखते हुए उससे कहता है, भावना, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे बेटा, देर से आए दुरुस्त आए। वैसे भी तू तेरे बाप की तरह आलसी है। तू समझ गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। वैसे ये डायन भी अच्छी है। माँ, वो डायन नहीं, डायना है, डायना। हाँ हाँ, वही डायन डायन। इस तरह बदनामी के बाद ही सही अशोक को थोड़ी अकल आती है। जो उसने किया कि वो सही नहीं था